मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम ये चर्चा करेंगे कि मोसाद ने किस तरह से ईरान के अंदर घुस करके इजराइल के हमले के ठीक पहले कुछ ऐसे बड़े एक्शन लिए जिसकी वजह से आज ईरान पूरी तरह से लाचार नज़र आ रहा है। मोसाद के इन जो सीक्रेट उसके तरीके हैं उनमें एक और नया अध्याय, यानी जो जासूसी एजेंसियां होती हैं उन्होंने अपने काम करने के तरीकों में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है और मोसाद तो हमेशा इस काम में माहिर है। इसके साथ ही आज आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से लगातार इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है और ये हमले एक के बाद एक वेव्स में हो रहे हैं, यानी कि हम लहरों में हो रहे हैं। जैसे अब तक जो है उसने एक तरह से 7th वेव का भी हमला कर दिया है। 24 घंटे में अब तक वो 7वीं उसकी जो वेव है वो अटैक की हो चुकी है पूरी, और पूरी तरह से ईरान को ऐसा लग रहा है कि इजराइल एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। पूरी तरह से ईरान को एक पाषाण युग में ले जाएगा और इसके बाद ईरान में एक बगावत करके वहाँ पे जो पूरा मुल्ला सरकार है उसको भी चेंज करके एक पूरी कवायद वहाँ पर नज़र आ रही है। तो आज इन सभी मुद्दों पर, सभी बातों पर आज हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और एक बार फिर से वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप इस YouTube चैनल का सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन दिख रहा है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मित्रों शुरू करते हैं अपना आज का पूरा एक विश्लेषण का सिलसिला। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आखिर इस वक्त के हालात क्या हैं दुनिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में आखिर इस वक्त स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं। वो जो बात होती है लगातार कि इस्लामी उम्मा है, इस्लामी उम्मा है, ये इस्लामी उम्मा आज जुम्मे के दिन, बिल्कुल जुम्मे के दिन एकदम फिर से तार तार होता नजर आया। ईरान पर इतने ज़बरदस्त अटैक हुए हैं, इतने ताबड़तोड़ हमले हुए हैं कि स्थितियां ये हैं कि इस वक्त मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि कितने आराम से, कितने प्रेम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, देखिए जरा वीडियो देखिए। ये इजराइल की एयरफोर्स का वीडियो है और ये ईरान के आसमान के ऊपर बड़े आराम से इजराइल के लड़ाकू विमान जो है वो रीफ्यूल हो रहे हैं। यानी कि आसमान में जब उनका ईंधन खत्म हो गया है तो बहुत आराम से उनकी रिफ्यूलिंग की जा रही है और ये वीडियो भी जो है वो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है बहुत आराम से। यानी इस तरह से, इस कदर एयर डिफेंस सारे के सारे नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं ईरान के कि बहुत आराम से आसमान में हवाबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक कि रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। और ये सारी तस्वीरें ईरान की खामेनेई सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भरी हो चुकी है। ईरान का कोई ऐसा कोना नहीं है शायद जहाँ पर कि इस वक्त जो एयर सुपीरियरिटी हो वो इजराइल की मेंटेन नहीं है। आप देखिए ये वो प्रांत है, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मित्रों, ये दरअसल ईरान का बलूचिस्तान वाला हिस्सा है और यहाँ पर एक जो यहाँ पर भी आसमान में बड़े आराम से जो इजराइल है वो अपने बड़ी रफ्तार से अपने लड़ाकू विमानों को हवाबाजी कर रहा है और उनको वहाँ पे बिल्कुल एयर कॉम्बैट की तैयारी कर रहा है। यानी पूरी तरह से ईरान एक नंगा मुल्क हो चुका है। अगर किसी देश का एयर डिफेंस खत्म हो जाए इसका मतलब कि वो मुल्क पूरी तरह से नंगा हो चुका है। और इस पूरे के पूरे एयर डिफेंस को ख़त्म करने में अगर सबसे बड़ी वहाँ पर भूमिका किसी की रही है तो वो भूमिका रही है यहाँ पर मोसाद की। मित्रों आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मोसाद ने इस बार न सिर्फ ज़बरदस्त जो उनको टिप्स दिए हैं, उनको बिल्कुल प्रिसाइज इंफॉर्मेशंस दी है, बल्कि इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के जो एयर डिफेंसेस हैं उनको नष्ट करने में भी मोसाद का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मित्रों आपने देखा होगा रूस के अंदर किस तरह से यूक्रेन ने एक ट्रक के अंदर से बहुत सारे ड्रोन्स को असेंबल करवाया। उसके बाद कहते हैं कि सर्बिया के रास्ते रूस की सीमा के अंदर से
वो ट्रक घुसा और इसके बाद जो रूस के बॉम्बर्स थे, यानी उनके जो विमान थे जो बॉम्बिंग करते थे, वो 42 विमान किस तरह से यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से नष्ट कर दिए थे। तो शायद इसी को फॉलो करते हुए मोसाद ने भी एक ज़बरदस्त कारनामा करके दिखाया है, और वो उसने ये किया है कि दरअसल जो ईरान के प्रमुख शहर थे और वहाँ पे जो प्रमुख एयर डिफेंस उनके लगे हुए थे, उन सभी एयर डिफेंस के पास इजराइल ने बाकायदा ड्रोन्स को असेंबल किया। मोसाद के माध्यम से मोसाद के एजेंट ईरान में घुस करके एयर डिफेंसेस के नज़दीक पहुँचे, और इन एयर डिफेंसेस के नज़दीक पहुँच करके उन्होंने बहुत ही इत्मीनान से उन ड्रोन्स जो थे, उन सारे ड्रोन्स को उन्होंने पूरा असेंबल किया, और इसके बाद उन ड्रोन्स से उन्होंने जो ईरान के एयर डिफेंसेस थे उनको नष्ट कर दिया। और ऐसा एक नहीं, ऐसा कई शहरों में किया गया, यानी कि मोसाद ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई है वहाँ के एयर डिफेंसेस को ख़त्म करने में। तो जो ईरान को लग रहा था कि हमारे एयर डिफेंस तो कोई भेद नहीं सकता, उन एयर डिफेंसों को बहुत ही साधारण ड्रोन से मोसाद ने ख़त्म कर दिया, मोसाद ने तबाह कर दिया, और इसकी भनक जो है वो ईरान को कहीं भी लग नहीं पाई। और इसके बाद से अब तक लगातार इजराइल ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से 7 वेव में हमले किए हैं, और पूरे ईरान को एक तरह से लंगड़ा मुल्क बना दिया है, एक लंगड़ा देश बना दिया है। मैं आपको बताऊं ये 7 वेव कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो वेव थी अटैक की, उसमें इजराइल ने जो सारे एयर डिफेंस थे ईरान के उनको नष्ट कर दिया। इसके बाद जो दूसरी वेव आई उसमें उन्होंने जो न्यूक्लियर उनके प्लांट्स थे, जो उनकी न्यूक्लियर उनके तमाम ऐसी जगहें थी जहाँ पर कि वो अपने इस तरह के हथियार बना रहे थे, मिसाइलें बना रहे थे, या जहाँ पर कि वो इस तरह के रॉड्स बना रहे थे जो कि न्यूक्लियर विस्फोटों में काम आती है या उन प्रयोगों में काम आती है, उन सभी न्यूक्लियर ठिकानों को सबसे दूसरे नंबर पे नष्ट किया इजराइल ने। इसके बाद तीसरी वेव जब आई तो थर्ड वेव में इजराइल ने जो ईरान के बड़े बड़े सारे हथियार भंडार गृह थे उन पर निशाना साधा, और वहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह थे उनके ठिकाने वहाँ पर उन्होंने हमले किए। और इसके बाद चौथी वेव जब थी इजराइल की, तो चौथी वेव में इजराइल ने जो भी उनके टॉप कमांडर्स थे, जो उनके बड़े बड़े कमांडर्स थे उनके सेनाओं के, उनको भी मार दिया। और इसके बाद जो पांचवी सबसे बड़ी उनकी वेव थी उसमें यह था कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको बड़ी संख्या में उन्होंने मारा। तो फिर इसके बाद एयर बेसेस, और इस वक्त स्थिति ये है 7वें नंबर पर कि जो लगातार सारे एयरपोर्ट्स हैं ईरान के, उन पर भी अब हमले इजराइल ने शुरू कर दिए हैं, यानी आज सुबह से लगातार हमले जारी हैं। और मैं आपको यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, मैं आपको आराम से फ़ोटोज़ अभी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, आपको तस्वीरें में आपको सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी, मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, क्या आप सोचिए कि ईरान का जो आर्मी चीफ है, जो ईरान का आर्मी चीफ था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, ये आप देख रहे हैं इनको, ये कौन है, ये हैं जनरल हुसैन सलामी। और आप इनकी तस्वीर देख लीजिए, ये ईरान की जो पैरा मिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड है, यानी कि ये ईरान की सबसे सेकंड नंबर की सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है, उसके जो हेड थे, उसके 2 सुप्रीम कमांडर थे जनरल हुसैन सलामी। आप तस्वीर देख रहे हैं, इनको मार दिया गया है। 2019 से ये इस पूरे एक सैन्य संगठन को लीड कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, इसके बाद सेकंड नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमला जो हुआ वो हुआ जनरल मोहम्मद बाघेरी पर। और ये मोहम्मद बाघेरी, इनके नाम में बाघ लगा हुआ है भाई, ये तो बड़े बाघ बहादुर थे ईरान के। और आप सोचिए कि ये चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेस थे, यानी जितनी भी जो है सैन्य संगठन थे ईरान के अंदर, उन सब के जो हेड थे वो कौन थे, जनरल मोहम्मद बाघेरी थे। इनको भी मार दिया गया है। अब सोचिए कि एक, जैसे आप याद कीजिए हिजबुल्लाह पर हमला किया था, तो बिल्कुल ऐसे ही किया था इजराइल ने कि जो उनकी पूरी टॉप लीडरशिप थी, टॉप कमांडर्स थे, उनको सबसे पहले मारा था। और वही यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जनरल घोलाम अली राशिद, जो कि ईरान की वही पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के थे, उनको भी यहाँ पर उन्होंने मार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टॉप का एक वहाँ पे साइंटिस्ट था फिरदौन अब्बासी, और ये जो वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ईरान का है उसके पूर्व अध्यक्ष भी थे, उनको भी जो है मार दिया है इजराइल ने। तो यहाँ पर देखिए आप, ये कौन है, जनरल आमिर अली हाजिदेह,
तो ये भी उनके जो मिसाइल प्रोग्राम्स होते हैं, यानी उनके जो मिसाइल प्रोग्राम हैं, उन्होंने बहुत सी मिसाइल बनाई हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल हैं। वो दावा करता है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई हुई है, 2000 किलोमीटर तक उनकी मिसाइलें मार कर सकती हैं। तो जो उनके हेड थे पूरी उनकी मिसाइल भंडारण वगैरह के मिसाइल प्रोग्राम के, जिनका नाम था जनरल अमीर अली हाजीदेद, तो उनको भी जो है वो मार दिया है इजराइल ने हमला करके। और एक उनके साइंटिस्ट मोहम्मद मेहंदी तेहरानची, ये शायद तेहरान के होंगे तो नाम तेहरानची लगा हुआ है, इनको भी जो है वो मार दिया है। तो इस समय आप सोचिए कि कितनी बड़ा हमला हुआ, और ये हमला क्यों इतना बड़ा है। अगर आप इस पूरे हमले को इतना बड़ा क्यों मान सकते हैं कि जब ये हमला शुरू किया तो आप देखिए ये जो वहाँ पे सोलेमन की दीवार होती है, जिसको माउंट ऑफ सोलेमन भी बोलते हैं, वहाँ पर जो कि यहूदियों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है, वहाँ पर जा कर के इजरायली टोपी जो होती है ना, ये आप यहाँ पर देखिए, आप ये इजरायली टोपी है, इस इजरायली टोपी को पहन करके बाकायदा वहाँ पे प्रार्थना की है। वहाँ पे उन्होंने कुछ एक कागज़ लिख करके छोड़ा है, और इस कागज़ में क्या लिखा था, इस कागज़ में लिखा हुआ था कि यहाँ पे उन्होंने इसको हिब्रू भाषा में लिखा है। ये संदेश है बेंजामिन नेतन्याहू का, और उन्होंने इसमें लिखा है कि यहूदी शेर की तरह से लड़ता है। यानी कि उन्होंने ईरान पर हमला करने से पहले बाकायदा सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है यहूदियों का, वहाँ जाकर प्रार्थना की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण एक तरह से युद्ध है ये इजराइल के लिए। अब मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इस तस्वीर को देखिए। ये ईरान की मस्जिदें हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, और इन मस्जिदों में नमाज पढ़ने के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं। उनके हसन सलामी की तस्वीर लगी है, बागेरी की तस्वीर लगी है, फिरदौन की तस्वीर लगी है। ये जो उनके पूरे बड़े बड़े लोग जो मारे गए, ईरान के टॉप लोग मारे गए, उन सब की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। और उन तस्वीरें लगा करके एक तरह से ईरान की मस्जिदों में इनको अब एक तरह से श्रद्धांजलि कहें या जो भी कहें, उनको सलामी दी जा रही है। ये सब यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। ये एक और जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सैयद आमिर हसन, ये भी ईरान के ही एक जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका चल रहा है, उनकी पूरी टीम के हेड थे, पूरी टीम के साथ मार दिए गए। इनकी जो मृत्यु है ये इनकी टीम के लोगों के साथ यहाँ पर हो गई है। तो अब ईरान इसका बदला लेगा, और इसका बदला जैसे वहाँ परंपरा है कि जब भी वहाँ पे कोई बदले की कार्रवाई की जाती है, उसके पहले वहाँ पे एक मस्जिद है, कौम की मस्जिद है, और कौम की उस मस्जिद पर एक लाल रंग का झंडा वहाँ पे फहराया जाता है। तो वो लाल रंग का झंडा फहराया गया है, और इसका मतलब ये है कि ईरान जो है इसका इंतकाम लेगा, इसका ये मतलब है। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से कौन कौन से ठिकाने जहाँ पर के हमले हुए। तो यहाँ पे करमानशाह, तबरीज़, तेहरान, अराक, नतांज, इस्फहान, यहाँ पे हमले हुए। और इसमें मैं आपको बताऊँ कि जो नतांज है, जो इस्फहान है, ये दो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि उनके जो एटॉमिक रिएक्टर वगैरह वहाँ मौजूद है। इन जगहों पर उन्होंने ख़ास तौर पे हमले किए हैं। तो ये तो मैंने आपको सारा बताया कि इस वक्त की जो वहाँ पे स्थितियाँ हैं वो क्या चल रही हैं। अब मैं थोड़ा इस पर भी चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है वो क्या है। तो मैं आपको बताऊँगा करना चाहता हूँ कि आखिर जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है वो क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो इज़राइल के बगल में जॉर्डन है, जॉर्डन ने ये बिल्कुल साफ अपना एक दृष्टिकोण रख दिया है कि ईरान जॉर्डन के जो इस एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ईरान को हमला करना है इज़राइल के ऊपर तो उसे जॉर्डन के आसमान से होकर गुजरना पड़ेगा। और जॉर्डन ने, जो कि एक इस्लामी मुल्क है, और उनके जो किंग अब्दुल्ला हैं वो तो मोहम्मद, जो प्रॉफिट कहते हैं इस्लाम में, मोहम्मद के सीधे वंशजों में शामिल हैं। और उन्होंने अपना एयर स्पेस खोल दिया है इज़राइल के लिए। इज़राइल से कह दिया भाई कि तुम जिसको चाहो जहाँ चाहो वैसे मारो, ड्रोन मारो, ईरान के विमान मारो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस वक्त की स्थिति ये है कि जब ईरान ने पलटवार किया इज़राइल के ऊपर, और जब 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए, तो उस वक्त फिर इज़राइल ने, जो इज़राइल के साथ ब्रिटेन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने बाकायदा जॉर्डन की सीमाओं में, सीरिया की एयर स्पेस में और इन तमाम एयर स्पेसेस में आराम से उन्होंने घूम करके जो भी सारे ड्रोन्स थे इनके ईरान के, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो जॉर्डन, जो कि इस्लामी मुल्क है, उसने अपने जो एयर स्पेस है वो ईरान के लिए, वो माफ़ कीजिएगा, वो नाटो के लिए, इज़राइल के लिए खोल रखें, और ईरान को कह दिया साहब कि आप हमारा एयर स्पेस बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा झटका तो ये लगा इस्लामी मुल्क से अब तक ईरान को। अब आप देखिए ज़रा, पाकिस्तान जो कि कितनी बड़ी बड़ी डींगें हाँकता है, इस्लामी उम्मा की बात करता है,
उसने उसके मुंह से एक चू तक नहीं निकला है, एक शब्द तक नहीं निकला अब तक ईरान के समर्थन में। जबकि ये वही जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान उस वक्त ईरान के पास गया था कि हमारी मदद करो, हमारी रक्षा करो। और उस वक्त खामेनेई जो थे ईरान के सर्वोच्च नेता, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लामी मुल्कों पर हमला कराने के लिए अपनी ज़मीन देता है दूसरों को, और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला करना हो तो अमेरिका को अपनी ज़मीन तक देने को पाकिस्तान तैयार हो जाए, क्योंकि उनको डॉलर चाहिए, उनको अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी है। तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस्लामी मुल्क, भाईचारा, ये सब तो उनके तरह तरह के दावे होते हैं। जब उनकी अपने ऊपर आती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो अभी इनकी स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। सऊदी अरब वगैरह जो देश है वहाँ पे एक जश्न का टाइप का माहौल है, और तुर्की ने बस थोड़ी बहुत एक जबानी जमा खर्च किया है कि जो है इजराइल के खिलाफ बोल करके ईरान के समर्थन में कुछ नहीं बोला है। तो इस्लामी पूरी जो उम्मत है उसको ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इजराइल और समझ लिए पूरी ताकत के साथ खुल करके ईरान की अच्छी से पिटाई कर रहा है, और कोई कहीं भी कुछ भी करने को अब तक कोई तैयार नहीं है। तो अभी तक की जो स्थिति है वो ये है मित्रों कि 20 टॉप कमांडर ईरान के वो इजराइल ने मार दिए हैं, और इसमें भी उनका सोचो कि उनका आर्मी चीफ भी है, उनका एयर चीफ भी मार दिया है, यानी उनकी एयरफोर्स का भी चीफ जो है मार दिया है, और उनकी जो मिसाइल्स जो पूरी उनकी प्रोग्राम है उसके चीफ को भी मार दिया। आप सोचिए कि इनको, इसका मतलब क्या कि मोसाद को पता था एक एक व्यक्ति की, यानी कि जो भी ईरान के टॉप लीडरशिप है, ईरान के जो भी टॉप कमांडर्स हैं, उनके टॉप साइंटिस्ट हैं, एक एक की बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन जो थी वो मोसाद के पास थी। मोसाद ने अपनी ये सारी लोकेशंस जो थी इनकी, ये सब इसराइल की एयरफोर्स को, इसराइल की फ़ोर्स को मुहैया कराई, और इसके बाद इसराइल की फ़ोर्स ने बहुत ही तबीयत से इनका पूरा एक तरह से इनको निस्तनाबूद कर दिया। अब आप समझिए कि यह हमला कितना बड़ा था कि सब पहला हमला जब हुआ तो 200 फाइटर जेट, यानी इसराइल ने एक दो नहीं 200 फाइटर जेट के साथ जो है वो पूरा हमला किया ईरान के ऊपर, और ईरान जो है इसमें कुछ भी पलटवार नहीं कर सका। अब तक ईरान ने हम पलटवार के नाम पर सिर्फ 100 ड्रोन हमले किए हैं, और उनको भी जो है देखा जाए तो मार दिया गया है। सबसे बड़ा झटका यह है मित्रों कि जो वहाँ पे IRGC ईरान के अंदर है, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, जिसके की हेड जो थे वो हसैन सलामी थे। अब आप सोचिए कि ये वो फोर्स उनकी है IRGC, जो कि पूरी जो मुल्ला सरकार उनकी है उसके रक्षक मानी जाती है। आप सोचिए कि उसकी, यानी वहाँ की जो मुल्ला सरकार है उसकी इसकी जो रक्षक फोर्स है, जो कि एक कहते हैं कि वो रिवोल्यूशन, जो इस्लामिक रिवोल्यूशन हुई है उसको गार्ड करती है, कि उसको जिंदा रखना है, ख़त्म नहीं होने देना है। उस इस्लामिक रिवोल्यूशन जो गार्ड है उनके भी हेड को मार दिया गया। तो सोचिए आप कितना बड़ा उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब खामेनेई ने इस पर एक भाई बात कह दी, उन्होंने कहा है भाई कि हम इसका पूरा बदला लेंगे और इजराइल को सजा देंगे, लेकिन अब तक देखा जाए तो ईरान ने कोई ऐसा बहुत बड़ा अटैक अब तक कर पाया हो ये बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन इजराइल के विरोध में है, तो ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चीन, इन 3 देशों ने तो भाई खुल करके भाई विरोध किया है कि भाई ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, या आप कहीं भी जाकर हमला कर रहे हैं। फ्रांस ने समर्थन किया है कि भाई इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है, और इंडिया, ब्रिटेन, जापान, इन तीनों देशों ने अपना एक निष्पक्ष रुख अपनाया है। सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि थोड़ा सा संकट की बात यह है भारत के लिए कि भारत और ईरान की जो एक मित्रता है, और वो मित्रता इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि जो चाबहार पोर्ट है, जो कि ईरान का पोर्ट है, वो चाबहार पोर्ट भारत इस्तेमाल कर रहा है, और ईरान ने भारत को इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है। तो एक ईरान ने कभी खुल करके इस तरह से कश्मीर के में अलगाववादियों के, आतंकवादियों के फेवर में कभी कोई बयान नहीं दिया आज तक। अगर हम देखें ईरान की, तो ईरान और भारत के संबंध देखा जाए एक ठीक ठाक संबंध है। यहाँ तक कि जब आप देखिए कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कितने कड़े प्रतिबंध लगा दिए, उस वक्त भी ईरान ने जो है वो ईरान से जो तेल है, कच्चा तेल, भारत लगातार लेता रहा, और इसकी वजह से भारत को तो लाभ हुआ ही, सस्ता तेल उसको मिला, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान को भी बहुत राहत मिली। तो ईरान और भारत के बीच में एक अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जिस तरह से खुल करके जब इजराइल और हमास की बात हुई तो भारत खुल करके इजराइल के साथ खड़ा हो गया, वैसे अब खुल करके भारत क्या इजराइल के साथ खड़ा होगा, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आता है। क्योंकि ईरान और भारत के बहुत सारे अपने एक जियोपॉलिटिकल संबंध है, जिसकी कुछ भौगोलिक मजबूरियां भी हैं, और इसके अलावा हमें पाकिस्तान को भी टैकल करना है, तो ईरान की हमको ज़रूरत भी है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो अब
इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो सभी देशों के जो प्रधानमंत्री हैं या शासक हैं उनको लगातार फ़ोन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने हमला आखिर किया तो क्यों किया। तो इसी सिलसिले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को भी फ़ोन किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ने इस बात की अपनी पूरी जानकारी ट्विटर पर दी है और इसके अलावा रणधीर जायसवाल, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पे आजकल काम कर रहे हैं हमारे भारतीय विदेश मंत्रालय के, उन्होंने भी बयान दिया है कि शांति हो, इसके लिए जो भी मदद चाहे वो भारत कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो पूरा एक तरह से टेस्ट होने जा रहा है, वो टेस्ट जो होने जा रहा है वो अब इजराइल की मिसाइल पावर का होने जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, ईरान की मिसाइल पावर का होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक बार तो बुरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अच्छा हमला किया है इजराइल ने, लेकिन अब ईरान हमेशा से अपनी मिसाइल पावर की बड़ी बड़ी डींगें हाँकता रहा है। जब उसने एक दावा किया था कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, और हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी बहुत कम देशों के पास है, उस पर अभी अमेरिका भी इस पर काम कर रहा है, रूस तो बना चुका है। तो अब हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं, आप सोचिए कि ईरान ने दावा किया था कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड इतनी तेज़ होती है, क्या उनको कोई एयर डिफेंस रोक सकता है क्या, ये भी सोचना बड़ा मुश्किल लगता है। तो उस वक्त तो जब ये बनाई थी हाइपरसोनिक मिसाइलें ईरान ने, तो बाकायदा उन्होंने ऐलान भी किया था कि तेहरान ने पोस्टर लगाए थे कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे। तो उस वक्त फिर जो है इजराइल ने कहा था कि आपकी इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का थोड़ा हमारे पास है, आप चिंता मत कीजिए, हमने आयरन डोम से भी ज़्यादा एडवांस सिस्टम जो है वो तैयार कर लिया है। ऐसा भी हमें लगातार यहाँ पर बातें जानने को मिली थी। तो फिर भी इजराइल के पास शहाब 3 ऐसी मिसाइल है जो कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज पर हमले कर सकती है। वहाँ पे खुर्रम शहर, ईमाद, तमाम मिसाइलें उनकी हैं जो कि बहुत तगड़ा हमला कर सकती हैं इजराइल के ऊपर। अब देखना है कि आज रात में ईरान किस तरह की अपनी फायर पावर का एक इस्तेमाल पूरा यहाँ पर करता है, वो आज हम देखेंगे। और इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट ये है कि अब प्लानिंग ये चल रही है अमेरिका की और ईरान की, अमेरिका की और इजराइल की, माफ़ कीजिएगा, प्लानिंग ये चल रही है कि ईरान के अंदर एक पूरी बगावत पैदा की जाए। आपको बताएं कि ईरान के में मुल्ला सरकार जो चल रही है, इसके पहले यहाँ पर एक राजा की सरकार थी जो पहलवी राजवंश था। ये अमेरिका के सपोर्टर्स थे और इनको पूरा वेस्ट का सपोर्ट था और ये वेस्ट इनका सपोर्ट करता था। तो इसके जो वंशज हैं रेज़ा पहलवी, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने बयान ही जारी किया है कि जो ईरान की मुल्ला सरकार है उसके खिलाफ जो पूरी जनता है ईरान की, वो सड़कों पर उतरे और इस पूरी जो मुल्ला सरकार है इसको उखाड़ कर फेंक दे। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से एक ईरान को एक तबाह और बर्बाद करने की पूरी एक जो प्लानिंग है वो हम यहाँ पर बहुत ही तरीके से देख रहे हैं। पूरी तरह से हम यहाँ पे हावी देख रहे हैं इजराइल को इस वक्त। और अब आज की रात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली रात जो है इसमें देखना होगा कि ईरान इस पर किस तरह के हमले करता है इजराइल के ऊपर। और अगर ये सबसे बड़ा ईरान का टेस्ट जो होगा वो ईरान की मिसाइल पावर्स का टेस्ट होगा कि ईरान अपनी मिसाइलों से क्या कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास उतनी अच्छी कोई एयरफोर्स नहीं है। वो अपने जो भी करेगा वो अपने जो है मिसाइल के द्वारा ही कर सकता है। उसके पास ड्रोन्स भी हैं, वो ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ एक साथ हमले करके कुछ हद तक इजराइल को नुकसान पहुंचाने की काफ़ी कोशिश कर सकता है। इजराइल ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। रिहायशी इलाकों को बोल दिया गया है कि वे सब लोग बंकरों में चले जाएँ। जो उनके एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो नागरिक विमान है उन सबको हटा लिया गया है वहाँ से, एयरपोर्ट से। और इजराइल ने जो अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। इसके अलावा जो उनकी एयर डिफेंस है वो बिल्कुल तैनात हैं। और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जितना भी पूरा एयर स्पेस इस वक्त है वहाँ पे वो पूरा लगभग इजराइल ने बंद कर दिया है और वो मुकाबले के लिए तैयार है ईरान से। और वो आज रात एक बड़ा हमला ईरान कर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। मेन मुख्य बात यह है कि जो एटॉमिक पावर बनना चाहता है ईरान और कि उसके पास एटम बम हो, उस चीज़ को इजराइल और अमेरिका कभी भी नहीं होने देंगे। और जो अपनी प्रेस रिलीज़ जो जारी की है उस प्रेस रिलीज़ में और नेतन्याहू ने अपने बयान में भी ये बात कही है कि इस वक्त ईरान इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि वो 9 एटम बम बना सकता है। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो वो इजराइल के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसीलिए इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का, अपने अस्तित्व की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस बीच अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है। उन्होंने बयान ये दिया है कि ईरान में जितने भी कश्मीरी बच्चे फंसे हुए हैं जो पढ़ने जाते हैं उन सभी को फ़ौरन के फ़ौरन वहाँ से सुरक्षित निकाला जाए। इसको लेकर के उन्होंने एक बयान दिया। तो आगे देखते हैं, हमारी नज़र इस पर लगातार बनी रहेगी। पूरे डेवलपमेंट्स पे हम निगाह रखेंगे अपनी। जल्दी आपको हम आगे और
सूचनाएं देंगे कि इसमें अब क्या अपडेट्स आने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।